Hello dear students, most welcome to today's chemistry class once again. In last class we had discussed about the carboxylic acid, its definition. We classified the carboxylic acids into two parts, aliphatic, aromatic. Then on the basis of a number of COH groups we classified as monocarboxylic acid, dicarboxylic acid or tricarboxylic. ऐसे ही हम classification कर रहे थे. Or then we did some nomenclature, common name, IPC name of both aliphatic and aromatic carboxylic acids. Then we discussed about the your isomerism, chain isomerism and your functional isomerism. The functional isomer of carboxylic acid is your ester. We had already discussed. Then we discussed about preparation, methods of preparation के बारे में हमने खूब चर्चा किए थे, जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, या तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल, पॉप-अप्स रूल, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कली साइनाइड, देन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इनटू मीडियम, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम. एसिडिक मीडियम जो रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो कर रहा है, वहाँ पे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक फॉलो कर रहा है बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जिसको हम कहते हैं सपोनिफिकेशन. इस सारे हम चर्चा कर चुके हैं. देन वी डिस्कस्ड फ्रॉम हाउ यू गेट carboxylic acid from alkyl halide using that through Grignard's reagent pathway. Grignard's reagent उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन किया और देन वी गेट carboxylic acid. Then from acid derivatives like acid chloride, acid amide and acid anhydride, इस सारे के सारे हम चर्चा कर चुके हैं. और अंत में हम डिस्कस किए थे बेंजोइक एसिड कैसे हमको मिलेगा. फ्रॉम अल्किल बेंजीन, कोई भी अल्किल ग्रुप हो लेकिन उसके पास बेंजिलिक हाइड्रोजन होना चाहिए और उसको अल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीडेशन करने से हमको बेंजोइक एसिड मिलेगा. और अल्किल सियानाइड और फिनाइल सियानाइड, फिनाइल सियानाइड और बेंजोनाइट्राइल, जिसको हम पाने के लिए कई सारे स्टेप्स भी चर्चा किए थे, उससे भी तुमको मिलेगा. जस्ट हाइड्रोलिसिस से मिलेगा बेंजोइक एसिड. देन बेंजामाइड से भी हमको मिलेगा बेंजोइक एसिड. सारी बातें हम पहले क्लास में चर्चा कर चुके हैं. शायद ये बात आप लोगों का सब रिफ्रेश हो गया होगा. अब आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक. बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तो भयंकर इंपॉर्टेंट है. मान लो ये आज का जो क्लास है, इससे तो क्वेश्चन तो मेरे ख्याल तो आने वाला ही है. चाहे कोई भी एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, वो तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करेंगे तुम्हारा एसिडिक कैरेक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. द फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब तो डिस्कस करेंगे. देखो पहला ये है तुम्हारा फर्स्ट थ्री मेंबर्स है फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, प्रोपिनिक एसिड. फर्स्ट थ्री मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड्स हैविंग पॉन्जेंट स्मेल. आप तो जानते हो विनेगर का स्मेल कैसा होता है, विनेगर स्मेल, पॉन्जेंट स्मेल. नेक्स्ट सिक्स मेंबर्स हाफ रैंसिड बटर. जैसे कि मान लो तुम्हारा जो बटर है, बटर को अगर कुछ दिन रख दोगे घर में अनयूज्ड कंडीशन में, देखो कि उसमें जो बदबू निकलेगा ना, वही उसको कहते हैं रैंसिड बटर. और जो नेक्स्ट सिक्स मेंबर्स ब्यूटानिक एसिड से आगे जो फाइव मेंबर्स, वो सारे के सारे के उनका रैंसिड बटर जैसा बदबू, खुशबू तो नहीं कहेंगे, बदबू उनका होता है. और हायर मेंबर्स आर कलरलेस सॉलिड्स, लेकिन उनके पास कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है. ऑल एरोमेटिक एसिड, हाँ ऑल एरोमेटिक एसिड लाइक बेंजोइक एसिड और ऑर्थोटोलिक, कोई भी एरोमेटिक एसिड दे आर ऑल सॉलिड्स. ठीक है. नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हाईली सॉल्युबल अप टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू 4 कार्बन मीन्स ब्यूटानिक एसिड तक. ब्यूटानिक एसिड तक वो सारे के सारे सॉल्युबल्स होते हैं, घुल जाते हैं पानी में बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये तो हम जानते हैं. व्हाई शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर. अगर किसी कोवैलेंट कंपाउंड अगर पानी में सॉल्युबल हो रहा है, उसका पीछे एक ही वजह है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर कर रहा होगा. यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ कर रहा है, इसलिए वो सॉल्युबल हो जाए. ठीक है. और लेकिन अगर जैसे जैसे आप हायर होमोलोगस सीरीज की ओर से मूव करोगे, जैसे कि ब्यूटानिक एसिड, पेंटानिक एसिड, हेक्सानिक एसिड, आगे जाओगे तो धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी घटता जाएगा. ठीक है. अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ये कई बार भी पूछा जा चुका है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ग्रेटर दैन अल्कोहल्स. याद रहे, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स ऑफ कंपैरेबल मास. उनके जो जितने जो क्या कहते हैं, उनका जो कंटेम्पररी मॉलिक्यूल्स जैसे अल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बीच में है, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये दोनों से अलग है.
ये भाई से भी अलग है, ये भाई से भी अलग है। यहाँ पे एल्डिहाइड, यहाँ पे अल्कोहल, दोनों से अलग है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, देखो अल्कोहल के पास OH है, देखो अल्कोहल के पास OH है, ठीक है, और वही दैट OH वही तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ना वाटर के साथ, वही OH ग्रुप तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसलिए तो सॉल्यूबल हो रहा है। इसके पास भी OH ग्रुप है, लेकिन इसका पास जो OH ग्रुप है ना वो ज्यादा पोलर होता है। एसिड के पास जो OH ग्रुप, दैट OH ग्रुप इज मोर पोलर देन द OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल। क्यों? इसके बगल में ना CO ग्रुप है, CO ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो इलेक्ट्रॉन C के पास डेल्टा प्लस, वो डेल्टा प्लस होने के वजह से वो OH ग्रुप को वो मोर पोलर बना देता है, मोर पोलर बना देता है। मोर पोलर मतलब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। दूसरा, और कार्बोक्सिलिक एसिड, आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में तुम्हारा वो इट एग्जिस्ट इन डाइमर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म RC, देखो देखो बहुत इंपॉर्टेंट, RCOH, और ये रहा HOC डबल बॉन्ड OR, देखो ये O के साथ H, ये H के साथ O, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ज्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे एग्जिस्ट इन डाइमरिक फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा और मोर इंपॉर्टेंट बात ऐसा है, बॉइलिंग पॉइंट तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बिकॉज साइज बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, वैन डर वाल्स फोर्स भी बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे जैसे आगे जाओगे होमोलोगस सीरीज में तुम्हारा बढ़ता जाएगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट देखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मेल्टिंग पॉइंट, ऑक्सीलेटिंग मेल्टिंग पॉइंट, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ज्यादा कभी कम, कभी खुशी कभी गम, ऐसा ही चलता रहता है। ऐसे ही सिलसिला उसके बीच में चल रहा है। अप टू 10 कार्बन, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ऐसा है, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास इवन नंबर ऑफ कार्बन है ना, मान लो 4 कार्बन ब्यूटानिक एसिड, उसका जो आगे पेंटानोइक एसिड 5 कार्बन ऑड है, उसका पीछे 3 कार्बन का एसिड है वो भी ऑड है। जो ब्यूटानोइक एसिड है बीच में जो इसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, वो बगल वाले 2 ऑड नंबर कार्बन की एसिड से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड containing even number of carbon atom possess a higher melting point than its neighboring predecessor and successor। पहले वाला और आगे वाला दोनों से ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। क्योंकि आइए देखते हैं बोर्ड में, बिकॉज यू सी इट इज ओनली बिकॉज ऑफ इफेक्टिव पैकिंग, इफेक्टिव पैकिंग, क्लोज पैकिंग, और कोई दूसरा रीजन नहीं। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ब्यूटानोइक एसिड इस्टिहाज जिगजैग स्ट्रक्चर, ये सारी की सारी जिगजैग स्ट्रक्चर हम तो ऐसे ही लिख देते हैं, हमारा फायदा के लिए तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, रियली ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसा स्ट्रक्चर क्यों नहीं? क्या बॉन्ड एंगल 180 डिग्री क्या नहीं है ना, ये रहा रियल स्ट्रक्चर। देखो अगर मैं ऑड लिया, ऑड नंबर कार्बन, ये तो ब्यूटानिक एसिड C4, इसमें कार्बन 4 1 2 3 4 4 कार्बन है ना, नहीं देखो, और मैंने ऑड कार्बन का लिया, जैसे पेंटानोइक एसिड लिया, देखो पेंटानोइक एसिड और COH, देखो C5, दोनों में क्या अंतर है? देखो यहां पे देखो, ये जो टर्मिनल ग्रुप है दे आर इन एंटी अपोजिट डायरेक्शंस, दे आर ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शंस, इसका मुंह नीचे, इसका मुंह ऊपर, और यहां देखो दे आर ओरिएंटेड इन सेम डायरेक्शन। तो इसमें क्या हुआ? ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड, जिसके पास इवन नंबर कार्बन हो उनका जो टर्मिनल ग्रुप है दे आर ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि ट्रांसफॉर्म में वो रहते हैं और यहां सेम साइड में रहते हैं। इसीलिए जब अपोजिट फॉर्म में रहता ना, ज्यादातर मॉलिक्यूल क्लोज पैकिंग हो जाते हैं, गिवन स्पेस में, गिवन वॉल्यूम में ज्यादातर मॉलिक्यूल पास पास रह जाते हैं। पास पास रहने का मतलब फोर्स बाय अट्रैक्शन बढ़ेगा, और यहाँ दूर दूर रहते हैं क्योंकि उनके वो फिटिंग नहीं होते हैं, मॉलिक्यूल इफेक्टिव पैकिंग नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनके बीच में दूरियां रह जाती है। दूरियां रहने की वजह से फोर्स बाय अट्रैक्शन घट जाती है, फोर्स बाय अट्रैक्शन घटने से मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इसीलिए देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, C5 C4 ब्यूटानिक एसिड, और मैंने अगर C ऐसे लिखा, C देखो प्रोपानिक एसिड COH, देखो ये भी और है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर -2, इसका देखा गया -6, इसका देखा गया -80 डिग्री सेल्सियस। देखो देखो -2 तो बड़ा है ना, -6 और -8 से, तो इसीलिए
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कार्बोक्सिलिक एसिड containing even number of carbon atom possesses higher boiling point, higher melting point than the carboxylic acids containing odd number of carbon atoms. नेक्स्ट, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो पहले तो हम ये बताने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम तो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड होता है क्या? क्या बात करें सर, यहाँ पे कह रहे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, अब कह रहे क्या एसिड है क्या? हाँ भाई, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। व्हाई इज कार्बोक्सिलिक एसिड एन एसिड? व्हाई इज कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन एसिड? आपके आप लड़का है, और फिर क्या आप लड़का है क्या? देख रहे हैं मैं लड़का हूं और पूछ रहे कि आप लड़का है क्या? हाँ मैं पूछ रहा हूं, वो कैरेक्टर आपके अंदर में है या नहीं, वो तो मैं पूछना चाहता हूं, वो जानना चाहता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन एसिड। एसिड किसको कहते हैं? जिसके पास प्रोटॉन देने की क्षमता है। देखो, जिसके पास प्रोटॉन देने की क्षमता हो, सामर्थ्य हो। देखो ये रहा RCOO माइनस H+, कोई भी एसिड, देखो मान लो ये एसिड है, मान लो एसिड है, तो एसिड का नेचर तो प्रोटॉन देना, प्रोटॉन दे दिया, दे देने के बाद क्या होगा? जो आनायन बनेगा, जो आनायन रहेगा, उसे जो आनायन जो फॉर्मेशन होगा उसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। सो एसिड माइनस H+ इज कॉन्जुगेट बेस। देखो इसका एसिड की कैरेक्टर होना ना होना सब कुछ डिपेंड करता है इसका जो कॉन्जुगेट बेस है ना, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के ऊपर। ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से सुना और समझना भी। ये रहा, ये मैं कहा, ये रहा शिव जी, महादेव जी, और यह है उनका पार्वती जी। महादेव से अगर कुछ आशीर्वाद प्राप्त करना है तो यहाँ आशीर्वाद है क्या? प्रोटॉन। अगर महादेव से तुमको प्रोटॉन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तो पार्वती को मनाना पड़ेगा, पार्वती जी को खुश करना पड़ेगा। पार्वती जी जितने खुश होंगे, महादेव जी तुमको इतना ही आशीर्वाद देंगे। ले बेटा, कितना प्रोटॉन लेना है तो ले ले, क्योंकि पार्वती जी खुश है, वो सुपारिश करेंगे। अगर वो नाराज हो गए, वो दुखी हो गए, तो मान लो हालत क्या होगा। तो इसीलिए एसिड इसीलिए एसिड है बिकॉज उसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल है। अब देखना है उसका कॉन्जुगेट बेस क्यों स्टेबल है। स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे? स्टेबिलिटी कैन बी कंपेयर्ड बाय रेजोनेंस। देखो यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है। क्यों रेजोनेंस हो रहा है? देखो ओ के ऊपर डबल बॉन्ड, ओ के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बगल में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो यहाँ ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। देखो क्या होगा? RCO माइनस डबल बॉन्ड O+H। यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ देखो क्या हो रहा है? RC सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O। मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड अगर देखोगे तो द नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड। देखो द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज डीलोकलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दीज 2 ऑक्सीजन ग्रुप्स। उनके पास में जो था ना, जो नेगेटिव चार्ज था ना, वो बंटवारा कर दिया। उनके पास में जो बोझ था ना, वो दोनों ही ले लिया। आज से तेरा सारे की सारी परेशानियां हमारा है, तो क्या उसका कोई परेशानी रहेगा क्या? यहाँ देखो होने से क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, मॉलिक्यूल के अंदर में एनर्जी बढ़ जाएगा। एनर्जी बढ़ जाएगा मतलब जानते हो कि जिसके पास एनर्जी कम हो वो स्टेबल है। अगर एनर्जी बढ़ गया तो एनर्जी बढ़ गया मतलब उसका बीपी हाई हो गया, बीपी हाई हो गया मतलब वो बेचारा अनस्टेबल हो जाएगा। नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स, इसलिए दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। ये रहा मोर स्टेबल, ये रहा लेस स्टेबल। तो बताओ, ये अगर रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन हो रहा है, खुशी मिल रही है, तो ये तो चाहेगा कि इसी स्टेट में आने के लिए, और इसी स्टेट में आएगा तो उसको प्रोटॉन देना ही पड़ेगा। प्रोटॉन दिया तो एसिड हुआ, लेकिन ये स्टेट इज लेस स्टेबल। ये रहा पहला रीजन, पार्वती जी खुश हुए हैं। दूसरा, यहां पे क्या हो रहा है? देखो ये जो O के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ गया रेजोनेंस से, O के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, देखो वो तो हमेशा H को परेशान करता रहता है, और अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की गुण की वजह से H तो हमेशा तंग रहता है, परेशान रहता है कि बदमाश है, मुझे हमेशा ही परेशान करता है मेरा पड़ोसी। ठीक है, अब O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर अभी O के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये तो मतलब कि भयंकर हो जाता है, पागल जैसा हो जाता है। तो इससे ये क्या करेगा? देखो
इसी वो चाहेगा कि वो के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहता है कि मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज रहे। अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो पागल हो जाएगा। वो चाहेगा कि कम से कम वो एच को यहाँ से मार के भगाएगा, भागना यहाँ से, और जब उसका जबरदस्त उसका जो टू इलेक्ट्रॉन है ना वो खींच के अपने पास ले जाएगा और न्यूट्रल बन जाएगा कि चलो भाई मैं तो बच गया। ये रहा कहानी। इसीलिए बेचारा हाइड्रोजन कुछ गलती ना किए हुए भी मार खा के जाना पड़ता है, इसीलिए ये एसिड होता है। दिस इज द रीजन व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड बिकम्स एसिडिक, ओनली रीजन बिकॉज ऑफ अ ग्रेटर स्टेबिलिटी। ये भूलना नहीं, बिकॉज ऑफ अ स्टेबिलिटी, ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। दुनिया में जितने सारी एसिड्स हैं ना, जितने सारी एसिड्स हैं, सारे के सारे एसिड्स के पीछे यही वजह है, उनका कंजुगेट बेस मोर स्टेबल होता है। और कंजुगेट बेस जितना मोर स्टेबल होगा वो इतना अच्छा एसिड होगा, गुड एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और दूसरा रेजोनेंस की वजह जो ओ के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है ना, वो मजबूर करता है हाइड्रोजन को निकल जाने के लिए। ये रहा दो रीजन। आई थिंक ये बात आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ चुका होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं कि जो एसिडिक कैरेक्टर अभी हमने जो उसके ऊपर चर्चा की है। देखो एक ही गजब का चीज यहाँ पे हो रहा है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। ये रहा ये जो रेजोनेंस हो रहा है ना, ये रेजोनेंस ने ही ये कार्बोनिल को बर्बाद कर दिया। ये रेजोनेंस ने ये कार्बोनिल को बर्बाद कर दिया। कार्बोनिल तो देखने को ही कार्बोनिल है, जैसे कि कोई कहेगा कि एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल है, यह भी कार्बोनिल है, लेकिन कार्बोनिल होते हुए भी ओ बेचारा कार्बोनिल का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दिखा पा रहा है। वही तो दुर्भाग्य है, क्योंकि उनको मार डाला ये ऑक्सीजन का लोन पेयर उसको मार डाला, सत्यानाश कर दिया उसका। रेजोनेंस में देखो देखो देखो, इसकी जो डबल बॉन्ड है ना, ये 1.20 एंगस्ट्रॉम है, 1.20 एंगस्ट्रॉम में प्योर एल्डिहाइड कीटोन में। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, देखो रेजोनेंस की वजह से ये डबल बॉन्ड टूट गया और थोड़ा सा क्या आ गया, तुम्हारा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। मतलब कि एसिड में जो डबल बॉन्ड है ना 1.36 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि वो प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, वो मार दिया उसको मार दिया, जिसके वजह से ये कार्बोनिल ग्रुप होते हुए भी कोई कार्बोनिल का प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है। एक बार पूछा गया था, व्हाई कार्बोनिल ग्रुप इन एसिड डज नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल ग्रुप बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये डबल बॉन्ड शोज सम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। ये रहा। और इतना नहीं, ये जो OH ग्रुप है ना, जो और ये देखो अल्कोहल की बात, और कोई कि सर अल्कोहल में, प्योर अल्कोहल में ROH, और यहाँ भी R, देखो ये भी R, मान लो ये सारे ROH। यहाँ अल्कोहल में देखो, अल्कोहल में जो बॉन्ड लेंथ है ना, वो C और O के बीच में, अल्कोहल में C और O के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है 1.43 एंगस्ट्रॉम में से कुछ है, ठीक है, 1.43, और यहाँ पे तुम्हारा 1.36। ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, हाँ, ये जो बॉन्ड थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है 1.36 आ गया। तो ना ये अल्कोहल से बराबर है, ना ये एल्डिहाइड से बराबर है, ठीक है। और दूसरे बात देखो, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, ये कार्बोक्सिलिक क्यों, कंजुगेट बेस मोर स्टेबल है। और दूसरे बात रहा, एनी ग्रुप व्हिच इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ अ कंजुगेट बेस, जिसके वजह से, जिस ग्रुप के वजह से अगर कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, पार्वती जी अगर कोई जितना खुश करेगा ना पार्वती जी को, महादेव जी उतने ही आशीर्वाद देंगे। मतलब सारे के, कोई एसिड स्ट्रांग होगा, कोई एसिड वीक होगा, ये एसिड की जो स्ट्रेंथ हम कंपैरिजन करेंगे ना, स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि इसका स्टेबिलिटी के ऊपर। देखो, सो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिड की स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एनी ग्रुप मीन्स प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का नंबर बढ़ गया तो देखो R तरह यहाँ पे प्लस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या होगा, O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये रहा प्लस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन वो
धकेल रहा है, धक्का मार के अपनी से दूर भगा रहा है। और इलेक्ट्रॉन इसी बॉन्ड का कार्बन की ओर से आ रहा है, तो कार्बन से कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ से जाएगा। और ऑक्सीजन के पास आएगा तो ऑक्सीजन के पास तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है ही पहले से, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। अगर वो के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो मतलब कयामत आ जाएगा, कयामत आ जाएगा। क्या वो प्रोटॉन को छोड़ेगा नहीं, कब बेटा अब मेरे पास बहुत ही सारी नेगेटिव चार्ज है, तुझे मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, अपोजिट चार्ज पकड़ के रखेगा। अगर प्रोटॉन नहीं निकलेगा तो एसिड स्ट्रेंथ घटेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं ना, इट डिक्रीजेस एसिड की स्ट्रेंथ, याद रखना। और माइनस आई ग्रुप इन सी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, किसी ग्रुप यहां से लगा दो, जैसे नाइट्रो हो, हालोजेंस हो, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ से। सो माइनस आई ग्रुप मीन सी सपोज नाइट्रो ग्रुप और कुछ हालोजन ग्रुप ऐसे, अगर ठीक है, देखो अगर इफ यू अटैच दीज ग्रुप्स, अगर ये ग्रुप यहाँ पे बॉन्ड किए हैं तो दे विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अपने तरफ से खींचेंगे तो ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन भी इधर की ओर से शिफ्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा मतलब वो प्रोटॉन को पकड़ के नहीं रख पाएगा, तो प्रोटॉन को छोड़ देगा, मीन्स एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सीधी सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिड की स्ट्रेंथ। दैट इज व्हाई फॉर्मिक एसिड, कई बार पूछा गया, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। रीजन इज दिस, बिकॉज ये O माइनस H प्लस, नो प्लस आई और नो माइनस इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट। बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इंक्रीजेस, मीन्स इट्स conjugate base becomes less stable, and with the increase in negative charge, concentration of negative charge on oxygen, it does not release the proton easily। और क्या होगा, और अगर मैं यहाँ पे इथाइल ग्रुप ले लिया मिथाइल की जगह में, तो मान लो और तो एसिड स्ट्रेंथ घट जाएगा, और एसिड स्ट्रेंथ घट जाएगा, क्योंकि इसके पास है जो है ना नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो प्रोटॉन को छोड़ेगा ही नहीं। तो इसीलिए धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ोगे तो एसिड स्ट्रेंथ घटता जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, इसलिए इसका पी के वैल्यू जैसे जानते हो कि किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ कितना, कोई भी एसिड किसी से कितना ज़्यादा स्ट्रांग है कितना वीक है, इसको हम मेजरमेंट करते हैं एक्सपेरिमेंटली बाई इट्स पी के वैल्यू। पी के मीन्स माइनस लॉ के डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू से इसका है 3.75, इसका होता है तुम्हारा 4.76 और इसका तुम्हारा 4.8 समथिंग 4.88। देखो जिसका पी के वैल्यू जितना लो, याद रखना जिस एसिड का पी के वैल्यू जितना कम हो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है पी के वैल्यू, और के वैल्यू जिसका जितना ज़्यादा होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है। पी के वैल्यू कम होना चाहिए या के वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, दोनों से कोई भी एक ले लो। पी के लो होना चाहिए और के वैल्यू ज़्यादा होगा तब तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। देखो कंपेयर करो, पी के 3.75, 4.76, 4.88 तो लो है इसलिए स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दिया, देखो एसिटिक एसिड से एक एच हटा के कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे फ्लोरीन, मोनोफ्लोरो एसिटिक एसिड, मोनोफ्लोरो एसिड, देखो ये तो माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ओ के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज था वो थोड़ा बहुत घट जाएगा मतलब वो एच को आसान से छोड़ देगा। तो इसीलिए इसका एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किससे, एसिटिक एसिड से ज़्यादा, एसिटिक एसिड, बिकॉज इट्स पी के वैल्यू 2.59 के आसपास ऐसे कुछ है, 2.59 के आसपास, ऐसा नहीं। और क्लोरो, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ क्लोरो एसिटिक एसिड, इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, और क्लोरो एसिटिक एसिड का जो पी के वैल्यू ये लगभग 2.87। अब बताओ फ्लोरो एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड के बीच में पूछा जाएगा तो कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, बताओ। पी के वैल्यू 2.87 और 2.59 और इसका 2.87 ये कम है, और जिसका पी के वैल्यू जितना कम है वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो फ्लोरो और डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, देखो मैंने दो माइनस ए ग्रुप जोड़ दिया, माइनस ए ग्रुप नंबर बढ़ा दिया तो एसिड स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा। इसका पी के वैल्यू आ गया 1.26, और मैंने अगर ट्राइक्लोरो 3 Cl ले लिया, 3 Cl जोड़ दिया, देखो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, और इसका जो पी के वैल्यू है ना, पी के वैल्यू ट्राइक्लोरो का 0.64, देखो
सो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, अब आप खुद ही इसका एक सीक्वेंस बना सकते हो। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। डाइक्लोरोएसिटिक एसिड देखो इज स्ट्रॉन्गर देन फ्लोरोएसिटिक एसिड, फ्लोरोएसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन क्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। ऐसे कुछ सीक्वेंस आप लोगों ने आराम से बना सकते हैं। ठीक है, आइए हम चर्चा करते हैं बेंजोइक एसिड और एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कंपेयर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बेंजोइक एसिड। देखो बेंजोइक एसिड और एलिफैटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। देखो फॉर्मिक एसिड इज ओनली एसिड व्हिच इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन सारे के सारे रेस्ट ऑफ द एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये बात याद रखना। ओनली फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल अदर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो ये रहा व्हाई। अब मैं बताने जा रहा हूं व्हाई, बिकॉज यहाँ पे जो कार्बन है ना, थोड़ा सा sp2 मीन्स 33% एस कैरेक्टर, थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने की वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव, 33% एस कैरेक्टर आ गया, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ओ के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज वो थोड़ा घट गया, थोड़ा सा, इतना सा घट गया, और इसीलिए इसका एसिड स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, ये रहा बात। ओके, अब तक हम चर्चा कर रहे थे कि एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि मैंने कहा था कि एसिड, कोई भी एसिड, उसका जो एसिडिक कैरेक्टर ओनली डिपेंड कर रहा है उसका जो कंजुगेट बेस है उसका स्टेबिलिटी पर। अभी देखो यहाँ पे बेंजोइक एसिड इज ओनली स्ट्रॉन्गर देन फॉर्मिक एसिड। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिक एसिड बड़ा है और छोटा है, और जितने सारे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से उनसे वो बड़ा है। देखो इसका अगर देखें पी के वैल्यू 3.76 और उसका 4.2, उसका 4.88, इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा। ठीक है, देखो अब बेंजोइक एसिड के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेंजोइक एसिड लाइक एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑल्सो एसिडिक। बोलो तो बेंजोइक एसिड is also acidic because it has two region. देखो the carboxylate ion also participates in resonance and it is also, ये भी रेजोनेंस के थ्रू इसका भी स्टेबलाइजेशन कर रहा है। ठीक है, इन एडिशन टू दिस देखो बेंजीन रिंग ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस। तो जिसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस और ये CO माइनस, ये O माइनस, ऐसे ही तुम्हारा रेजोनेंस चल रहा है। मीन्स एडिशनल रेजोनेंस हो रहा है बेंजोइक एसिड में, एडिशनल रेजोनेंस हो रहा है। ये भी एक वजह है जैसे कि वो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा एसिड होते हैं। ठीक है, एडिशनल रेजोनेंस मीन्स आप जानते हैं कि जिसके पास जितना रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगा उसका स्टेबिलिटी इतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो बेंजीन रिंग यहाँ पे जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, वो इसके लिए एक सर दर्द है। ये एक सर दर्द है। देखो कैसे, अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। बेंजोइक एसिड का एसिड स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसे कि अगर कोई प्लस आई ग्रुप इसके अंदर में आ जाएगा तो बोलो क्या होगा, जो O के ऊपर जो माइनस चार्ज है ना, वो तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन विल डिस्प्लेस टुवर्ड्स कार्बन। थोड़ा सा यहाँ से बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ से आएगा ना, तो कार्बोक्सिलेट के पास अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी घटेगा। तो प्लस आई ग्रुप डिक्रीजेस एसिड स्ट्रेंथ। सिमिलरली अगर माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने लगा दिया, माइनस आई ग्रुप, सो इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द रिंग, कॉन्सिक्वेंटली इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम दैट O माइनस टू रिंग, एंड O माइनस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा मतलब एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो माइनस आई ग्रुप और माइनस AM ग्रुप मेसोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव रेजोनेंस ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये रहा कहानी। इसीलिए और एक देखा गया जैसे कि मान लो बेंजोइक एसिड में एक कमाल का चीज हो रहा है। देखो एक कमाल का चीज हो रहा है,
एक कमाल का चीज हो रहा है। देखो COOH इसी ऑर्थो ग्रुप में, ऑर्थो पोजीशन में, इफ एनी ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड एक्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, आमीन और OH, ये ग्रुप को छोड़ करके और कोई दूसरा बल्कि ग्रुप अगर आ जाता है ना, बड़ा सा ग्रुप अगर इसी पोजीशन में आ जाता है तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। बेंजोइक एसिड का एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। देखो प्लस आई ग्रुप तो एसिड स्ट्रेंथ कम करेगा ही करेगा, उसका नेचर ऐसा है। माइनस आई ग्रुप तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेकिन ऑर्थो पोजीशन में कोई भी ग्रुप हो, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, उससे कोई मतलब नहीं, बस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा सा कोई ग्रुप आ गया तो बड़ा सा ग्रुप कौन होगा? अल्किल होगा। जैसे मिथाइल, इथाइल, ऐसे कुछ लगा दो, इथाइल और SO3H कुछ भी लगा दो, बड़ा सा ग्रुप लगा दो, तो अगर ऑर्थो पोजीशन में ग्रुप लग गया तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। उसको हम कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट, उसको कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्या है ऑर्थो इफेक्ट भाई? इसका क्या परेशानियां? देखो ये जो H+ देने के बाद, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, किसी भी किताब में ये बात नहीं दिया गया, किसी भी किताब में नहीं दिया गया, ठीक है, और सिर्फ ऑर्थो इफेक्ट लिख दिया गया और ऑर्थो इफेक्ट का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो ये O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज, वो तो क्या कर रहा था, देखो ये बेंजीनियरिंग इज इन सेम प्लेन, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में है, तो वो क्या कर रहा था, जो अपनी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस के द्वारा वो डीलोकलाइज करके थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी प्राप्त कर रहा था। ऐसा ही होता था ना, ऐसे ही होता था ना रेजोनेंस में। लेकिन ये जो बेंजीनियरिंग ना, ये इंटरफेयर करे जबरदस्त, जबरन उसके घर में घुस रहा कि मैं घुसूंगा, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा बिगाड़, तू मेरा क्या करना है कर ले। ये तो यहाँ पे मान लो क्रॉस रेजोनेंस हो गया, तो ये अगर यहाँ से घुस गया तो ये बेचारा, देखो ये कहाँ जाएगा बोलो? इसके लिए तो एक ही रास्ता है, तो यहाँ से आएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो मान लो डीलोकलाइज होगा, और जबरदस्त ये जब ये पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो ये नहीं रेजोनेंस, इसके साथ रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, वो बड़ी परेशान में ये घुस जाता है, ये घुस बैठा है, ये घुस बैठ करके उसके घर में उसको परेशान कर रहा है। उसको मान लो कि मार ही डाला, कह कि मैं मर गया, इसके बेचारा उन्होंने मुझे मार डाला, तो कोई मुझे बचाए तो जाऊं तो कहाँ जाऊं? इधर हालात, इधर मजबूरी है, उधर भी मजबूरी है, दोनों हालात, इधर भी मजबूरी है, इधर भी मजबूरी है, जाऊं तो कहाँ जाऊं? यूं चलते चलते कितने दूर में आ गया। तो यहाँ पे आर ग्रुप, कोई मुझे बचाए, कोई मुझे बचाए, यहाँ पे कोई आ गया SIR। जीवन में कोई मुसीबत में पड़ेगा तो तभी तो सार ही आएगा ना, सार ही तो आएंगे तुमको बचाने के लिए। यहाँ पे सार, कोई सार नहीं है। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस मींस ये जो बल्कि ग्रुप है ना ऑर्थो में, वो उसको धक्का मारेगा। सुन लो मेरी बात, धक्का मारेगा कि तू इसके साथ क्यों पंगा ले रहा है, तू उसको, वो तू उसका बराबर ही नहीं है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा आदमी है, तू दूर हट जा, उसके सामने से हट जा। उसको धक्का मार के ना उसको आउट ऑफ प्लेन कर देगा। आउट ऑफ प्लेन जब कर देगा, ये जानते हो रेजोनेंस सिर्फ प्लेन से होता है, इन प्लेन में होता है। ये जब रेजोनेंस जब आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, बेंजीन कुछ नहीं कर पाएगा, उसको सुकून मिलेगा कि चलो अब मेरा रेजोनेंस खुशहाल से होगा, खुशहाल से होगा कार्बोक्सिलिक के ग्रुप में, ठीक है। इसीलिए ये ग्रुप के वजह से तुम्हारा एसिड स्ट्रेंथ बढ़ता है। देखो एग्जाम्पल, ऑर्थोक्लोरो, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्थोक्लोरो बहुत ही बड़ा ग्रुप है। ऑर्थो इफेक्ट ग्रेटर देन मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड ग्रेटर देन, बोलो क्लोरीन तो हमेशा माइनस इफेक्ट दिखा रहा है, माइनस इफेक्ट दिखा रहा है। पाराक्लोरो, पाराक्लोरो ग्रेटर देन बेंजोइक एसिड, ये रहा। और दूसरा ऑर्थो नाइट्रो, और देखो बहुत ही बड़ा बड़ा कोई भी ग्रुप लगा दो, नाइट्रो इज ग्रेटर देन पारा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पारा नाइट्रो बेंजोइक एसिड ग्रेटर देन मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार तो एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है, और ये भी ये कॉमन क्वेश्चन है। और ये तो सारे के सारे माइनस आई ग्रुप मैंने लगा दिया, कहोगे सर माइनस आई ग्रुप तो लगे एसिड स्ट्रेंथ बढ़ गया, उसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात तो ये है बच्चों, अब आ गया प्लस आई ग्रुप
मिथाइल ऑर्थोटोलिक एसिड। बताओ प्लस आई ग्रुप तो बर्बाद करता है ना, लेकिन ये इसका एसिड स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। तो किससे? बेंजोइक एसिड से। देखो बेंजोइक एसिड से इसका एसिड स्ट्रेंथ बढ़ गया। और मेटा तो देखो बाकी सारी जो और सारी पोजीशन में अगर ये लगते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएंगे, और इंडक्टिव इफेक्ट कम से कम मिथाइल में यदि ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो ग्रेटर देन पारा बेंजोइक एसिड, पारा टोलुइक एसिड, ये सारे के सारे हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे सिर्फ प्लस इफेक्ट, और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट। ये रहा कहानी। और एक एग्जांपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। ये सारे के सारे मेरा जो आप किताब देखोगे तो एनसीईआरटी देखो, वीके केमिस्ट्री देखो, और किसी को कोई डाउट है, परेशानी है तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वीके केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल भी आप देख सकते हो, उड़िया भाषा में मैंने बनाया, उसको भी आप देख सकते हो, अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हो, उसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये देखो, ये रहा तुम्हारा बेंजोइक एसिड, मान लो कि ऑर्थोमिथोक्सी। देखो वो भी बहुत ही बड़ा ग्रुप है, बहुत ही बड़ा, धक्का मार रहा है, स्टेबलाइजेशन दे रहा है, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। तो ग्रेटर देन क्या होगा? COH। देखो ये नेचर, ये ग्रुप ऐसा है, कमाल का ग्रुप है, कमाल का ग्रुप। वो जो मेटा में आता है ना, माइनस इफेक्ट दिखाता है, अगर जब पारा में आ जाता है तो प्लस आर, मेसोमेरिक इफेक्ट। इसीलिए इट इज ग्रेटर देन बेंजोइक एसिड, और दैट इज ग्रेटर देन पारा मिथोक्सी बेंजोइक एसिड। ये रहा सारे के सारे। ऐसे तो बहुत ही सारे हैं, आप किसी भी किताब देख सकते हैं, और इसके बारे में मैंने बता दिया, जो कुछ भी बता दिया, ठीक है। अब चलिए केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करें। वही रहा ना, वही बात, उसको कभी मत भूलना। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, इफ एनी बल्की ग्रुप इज अटैच्ड एट ऑर्थो पोजीशन, इट कॉजेज स्टेरिक इफेक्ट की वजह से ऐसा मीन स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ये जो रेजोनेंस बेंजीनियरिंग जो रेजोनेंस कर रहा था, इसी रेजोनेंस को खत्म कर देता है, बंद कर देता है, जिसके वजह से इसका स्टेबिलिटी बढ़ता है। उसको कहते हैं हम ऑर्थो इफेक्ट और SIR, ठीक है। चले केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, चलो केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बोक्सिलिक एसिड की जितने सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है, ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। देखो पहले देखेंगे कि H के पास साथ क्या हो रहा है, कुछ रिएक्शन H के साथ हो रहे हैं। दूसरा नंबर 1, दूसरा देखेंगे कि OH पार्ट के साथ हो रहा है, OH ग्रुप के साथ कुछ रिएक्शन हो रहे हैं। तीसरा इस COH ग्रुप आज होल, इसके साथ भी हो रहे हैं। और चौथा ये रहा R ग्रुप के साथ कुछ रिएक्शन से हो रहे हैं। चलिए एक के बाद एक डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन, योर रिएक्शन हुई थी H पार्ट, आप तो जानते हैं कि H पार्ट मीन्स दिस इज एसिडिक, तो एसिडिक का मतलब हो तो बेस से हो या कोई भी एक्टिव मेटल हो, उसके साथ रिएक्शन करेगा ही करेगा। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, आप यहाँ पे R भी ले सकते हैं, C6H5 भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। एनी एसिड दैट रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम हो या मैग्नीशियम, याद रखना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारी रिएक्टिव मेटल्स, उनका SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही लो हो, नेगेटिव, दैट इज वाई हाइड्रोजन के ऊपर में उसका SRP 0 है, दे कैन इजीली डिस्प्लेस हाइड्रोजन। सो क्या बनेगा, तुम्हारा सॉल्ट बनेगा RCO, Na होगा या K होगा या मैग्नीशियम होगा। अगर मैग्नीशियम होगा तो 2 लेना, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा, सो दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड मेक सॉल्ट। दूसरा, अगर कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई ये तो एसिड है ना, तो नेचुरली टू रिएक्ट विथ बेस, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो या पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले लो या सोडियम कार्बोनेट ले लो या पोटासियम कार्बोनेट ले लो या सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, कुछ भी बेस ले लो, कोई बात नहीं। दे विल लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और तुम्हारा बनेगा, इसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और तुम्हारा बनेगा सॉल्ट। Na हो सकता है, K हो सकता है, प्लस वाटर। अगर सोडियम कार्बोनेट लिया, बाइकार्बोनेट लिया, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। और रिएक्शन होता है अमोनिया, देखो RCO OH
प्लस अमोनिया, तो वही तो एसिड बेस है ना, तो क्या बनेगा सॉल्ट RCONH4। और ये जो सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट को अगर हीट करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अगर इसको हीट करो अमोनियम सॉल्ट, वाटर निकलेगा और इट विल गिव यू अमाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस वाटर। ये रहा H ग्रुप के साथ सारे के सारी कहानियां, रिएक्टिविटी। दूसरा रिएक्शन हुई थी OH पार्ट, रिएक्शन हुई थी OH पार्ट, OH पार्ट के साथ क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, मीन्स यहाँ पे थोड़ा बहुत अल्कोहल की पार्ट की बात है। देखो PCl5, PCl3 और एसोसिएट, बस वही कहानी है। कोई भी रिएक्शन ले लो, कोई भी रिएजेंट ले लो, देखो RCOOH, PCl5 भी क्या बनेगा, उसका काम है OH को कन्वर्ट करेगा Cl को, तो तुम्हारा मिला RCOCl प्लस HCl प्लस POCl3। ये सारी की सारी चीज़ें बातें हम अल्कोहल में चर्चा कर चुके हैं। और ये रहा एसिड, अगर PCl3 के साथ में रिएक्शन करूंगा तो मुझे 3 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, ये बात आप लोगों ने अच्छी तरह से जानते हैं। तो RCOCl प्लस H3PO3, और तो और मैंने अगर SOCl2 के साथ थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करूंगा तो मुझे मिलेगा वही RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। एक साल में एग्जाम में पूछा गया था, एक साल, क्या इनमें से कौन सा बेहतरीन रिएजेंट है, व्हिच वन इज द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट एसिड टू एसिड क्लोराइड, उनमें से PCl5 PCl3 एसोसिएट के बीच में कौन सा अच्छा रिएजेंट है जो एसिड को एसिड क्लोराइड में बनाता है, तो SOCl2, क्योंकि यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, वो ऐसे खुद मीडियम, जो रिएक्शन मीडियम को छोड़ के चला जाएगा, तो यू विल गेट प्योर प्रोडक्ट। यहाँ पे ये जो बाई प्रोडक्ट है ना, दे विल मेक योर प्रोडक्ट इम्प्योर। तो इसलिए दिस इज जी मोस्ट प्रिफर्ड रिएजेंट ओवर ऑल अदर reagents for converting them to corresponding acidic chlorides। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टेरिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अभी करूंगा कि एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ अल्कोहल टू प्रोड्यूस ईस्टर। और यहाँ पे क्या होता है, एसिड का OH ग्रुप, अल्कोहल का H, एसिड का OH, हमें से याद रखना, कभी नहीं भूलना। कई बार तो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डैश पार्ट ऑफ एसिड कंबाइंस विद डैश पार्ट ऑफ अल्कोहल टू प्रोड्यूस वाटर इन स्टेरिफिकेशन, OH पार्ट ऑफ एसिड। हमेशा बार बार कह रहा हूँ, कान खोल के सुन लीजिए और दिलो दिमाग पर उसको डाल दीजिए कि OH पार्ट ऑफ एसिड कंबाइंस विद H पार्ट ऑफ अल्कोहल टू प्रोड्यूस ईस्टर। ठीक है, ओके। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान से सुनना। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देख ध्यान से सुनना, OH पार्ट ऑफ एसिड मस्ट कंबाइन विथ H पार्ट ऑफ अल्कोहल। कभी इसका OH इसका H मर जाना, ऐसा गलती कभी मत करना। तो इट विल गिव यू, मान लो R डैश कर दो, RCOOR डैश प्लस H2O। ठीक है, स्टार। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया एसिटिक एसिड, देखो एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल, वही रिवर्सिबल, तो इसका OH इसका H, एंड यू विल गेट इथाइल एसिटेट प्लस वाटर, दिस इज स्टार। ठीक है। और मैकेनिज्म के, और रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन, मैकेनिज्म में छोड़ रहा हूँ, तो जो रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन कई बार भी पूछा जा, एग्जाम में भी सवाल इसके ऊपर भी आती हैं। तो फॉर्मिक एसिड, अगर एसिड के बारे में हम बात करेंगे तो कौन सा एसिड स्टेरिफिकेशन बेहतरीन से ढंग से दिखाता है, तो फॉर्मिक एसिड ग्रेटर देन एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड इज मोर रिएक्टिव देन एसिटिक एसिड, एंड एसिटिक एसिड इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपियोनिक एसिड टुवर्ड्स स्टेरिफिकेशन। अमंग अल्कोहल्स, अल्कोहल छोटा होना चाहिए। मिथाइल अल्कोहल का रिएक्टिविटी ज़्यादा है इथाइल अल्कोहल से, और इथाइल अल्कोहल का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है उससे जो और मेंबर्स हैं उनके
होमोलोगस सीरीज में। सो ये रहा तुम्हारा स्टेरिफिकेशन। ठीक है, ये बात याद रखना कि कौन सा एसिड का स्टेरिफिकेशन कितना अच्छा है। ठीक है, और when carboxylic acid is treated with the same carboxylic acid is heated with phosphorus pentoxide, phosphorus pentoxide, देखो phosphorus pentoxide is a dehydrating agent, याद रखना। when same carboxylic acid is heated with phosphorus pentoxide, देखो it forms acid anhydride, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का कोई अनहाइड्रेट नहीं है, और सारे के सारे एसिड से, एसिडिक एसिड हो, प्रोपेनिक एसिड हो, बेंजोइक एसिड हो, कोई भी ले लो, सारे के सारे एसिड से अनहाइड्रेट्स बनाते हैं। ठीक है, ये रहा जो स्टेरिफिकेशन और एसिडी अनहाइड्रेट्स। ठीक है, और ये रहा दूसरा पार्ट रहा, तो जिसके हम देख रहे थे कि द OH पार्ट ऑफ एसिडी पार्टिसिपेट्स इन कार्बोक्सिलिक इन रिएक्शन। ठीक है, पहला था H पार्ट, अब रहा OH पार्ट, तीसरा COOH ग्रुप एज ए होल। COOH ग्रुप एज ए होल, COOH ग्रुप एज ए होल पार्टिसिपेट। हम देखेंगे कि कौन सा रिएक्शन है जहाँ पे COOH एज ए होल पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है डी कार्बोक्सिलेशन। ये सारे हम पढ़ चुके हैं अल्केन के चैप्टर में। देखो, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड is treated with sodium hydroxide, you make it salt fast, or you can directly take its sodium salt. When sodium salt of a carboxylic acid is strongly heated with soda lime. Soda lime is equimolar mixture of a sodium hydroxide and calcium oxide, उसके साथ स्ट्रांगली हीट करो। ठीक है, किसको? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सोडा लाइम। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टिव, कैल्शियम ऑक्साइड कीप्स इट ड्राई। कैल्शियम ऑक्साइड का काम है उसको ड्राई रखना ताकि वो अच्छा खासा रिएक्शन कर सके। ठीक है, बिकॉज हाइग्रोस्कोपिक वो मॉइस्चर खींच के गीला हो जाता है अपने आप से। तो क्या बनेगा? देखो कमाल का बात है, ये रहा, बस यहीं से ऑपरेशन हो गया। ये रहा तुम्हारा सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, ठोक दिया उसको, ये CONA को काट के फेंक दिया और यहाँ से H लगा दिया। तो क्या बनेगा तुम्हारा? अल्केन। और यहाँ से क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। इसीलिए उसको कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी मतलब लॉस। और देखो यहाँ पे, और दूसरी बात, यहाँ पे जो R ग्रुप है ना, वही R ग्रुप का ही अल्केन बनेगा, लेकिन एसिड में जितना कार्बन था ना, एक कार्बन घट गया, तो इसीलिए इसको कहते हैं डिग्रेडेशन प्रोसेस। ठीक है, दूसरा रहा तुम्हारा कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। देखो, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस जैसे कि RCONA और पोटासियम कुछ भी ले लो एक्वस सॉल्यूशन, तो तुम्हारा बनेगा RCOO माइनस प्लस Na+। अगर इसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो 8 एनोड को कौन जाएगा भाई? आनायन जाएगा। एनोड को कौन जाएगा? आनायन। एनोड में कौन से रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन एनोड, ऑक्सीडेशन AO। तो RCOO माइनस प्राइमरी, देखो ये पहले इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, RCOO प्लस इलेक्ट्रॉन, ये रहा न्यूट्रल एंड दिस इज अनस्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट इट इज डिकम्पोजेस टू गिव यू 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे ही आ जाते हैं। तो RR प्लस 2 CO2 मीन्स यू गेट हायर अल्केन। ये सब हम पढ़ चुके हैं +2 फर्स्ट ईयर में, जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे शायद, ये जो अल्केन चैप्टर में। ठीक है, और 8 कैथोड को NaOH नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, Na+ नहीं जाएगा, H+ E, क्योंकि इसके साथ साथ वाटर भी डिकम्पोज होता है, डिसोसिएट होकर H+ और OH- भी देता है। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा बनेगा H, और H+H मिलके H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड देयर, अल्केन यू विल गेट आउट एनोड। ये रहा तुम्हारा कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जहाँ पे सारे के सारे COH ग्रुप पार्टिसिपेट कर। और तुम्हारा और एक रिएक्शन है रिडक्शन टू अल्कोहल, रिडक्शन। देखो, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो,
अगर उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट दे दिया तो ये सारी के सारी ग्रुप को उड़ा के काट के फेंक देगा। और नहीं, ये देखो, ये से जितने सारे कार्बन से सबका अल्केन बनेगा। तो ये रहा आर, ये सी से बनेगा CH3, यू विल गेट अल्केन। अल्केन बनेगा अगर कोई पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट लिया, रेड फास्फोरस, जैसे कि रेड फास्फोरस आयोडीन। अगर तुमने, ये रहा अल्केन, अगर यहां से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया तो मिलेगा तुमको अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, बिकॉज अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू एसिड और एसिड ऑन रिडक्शन, ये रहा ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिडक्शन। तो मान लो प्राइमरी अल्कोहल अगर ऑक्सीडेशन होकर तुमको एसिड दे रहा है तो एसिड रिडक्शन होकर तुमको देगा प्राइमरी अल्कोहल, और कंप्लीट रिडक्शन हो गया तो सारे के सारे खेल खत्म, और जितने सारे कार्बन से उसका तुम अल्केन बना देना। ठीक है, ये रहा तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और एक भयंकर इंपॉर्टेंट लास्ट बात मैं बता रहा हूं, जो HBZ रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, जो रिएक्शन तुम्हारा अल्किल ग्रुप के साथ हो रहा है, जो रिएक्शन तुम्हारा अल्किल ग्रुप के साथ हो रहा है, जैसे कि मान लो जिसके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये रहा अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है। अगर व्हेन इट रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ठीक है, इट विल गिव यू मिक्सचर ऑफ मोनोक्लोरो, देखो CH2Cl मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड प्लस HCl। अगर फिर हम रिएक्शन करेंगे क्लोरीन के साथ, अगर एक्सेस रिएजेंट ले लिया हमने, एक्सेस रिएजेंट ले लिया तो अनदर अल्फा हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड एंड यू विल गेट डाइक्लोरो एसिटिक एसिड प्लस HCl। इफ यू टेक अगेन excess chlorine red phosphorus, you will get a trichloroacetic acid. In this way, depends upon how much quantity of red phosphorus and chlorine you are taking, and you will get this. And the last one is very important, formic acid. Formic acid is the only acid. Formic acid the only acid which reduces tolerance in a failing solution. जितने सारी एसिड्स है ना, जितने सारे कान खोल के सुन लो, याद रखना मेरे भाई, याद रखना, भूलना नहीं, बहुत ही भयंकर इंपॉर्टेंट। लास्ट में बता रहा हूँ, फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एसिड जो फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंस एजेंट सबको रिडक्शन कर रहा है, क्योंकि इसका आगे देखो एसिड है, आगे एसिड है, पीछे देखो तो एल्डिहाइड नजर आ रहा है, पीछे देखो तो एल्डिहाइड नजर आ रहा है। यही ग्रुप के वजह से इट रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट, mercury chloride, mercurous chloride, and your acidified KMnO4 and potassium dichromate solution सारे को सारे रिडक्शन कर देता है। तो याद रखना, ओनली फॉर्मिक एसिड, इसी साइड से एल्डिहाइड नजर आते हैं, इसलिए। सो आई थिंक यू मस्ट हैव एंजॉयड द क्लास। बहुत ही सिंपल था, आसान था। आई एम होपफुल you can answer all the questions that are likely to come in the examination. Thank you for watching till end. Thank you all.